नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 1 फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के राइट्स से संबंधित। उसके बाद एसईओ से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे फार्म मैकेनाइजेशन और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन, वैल्यूज़ हैं क्या, एथिक्स और वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या है, वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिसेबिलिटी राइट्स से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। फादर स्वामी, इनकी एज है 83 ईयर्स ओल्ड। आप तस्वीर देख सकते हो। देखो, इनका नाम सामने आया था 2018 के शुरुआत में हुए भीमा कोरेगांव वायलेंस में। मतलब 2018 की शुरुआत में जो भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ था, उस केस में एक्यूज्ड हैं फादर स्वामी और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। अभी ये मुंबई की तलूजा प्रिजन में बंद है। आरोप देखो ये लगता है, ये जो कि 83 ईयर्स ओल्ड हैं, पार्किंसन डिजीज के शिकार हैं। पार्किंसन डिजीज जो है वो ब्रेन से संबंधित है और जो इस डिजीज से पीड़ित होते हैं उनकी बॉडी स्टेबल नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंसन डिजीज के शिकार जो लोग होते हैं उनका हाथ कांपने लगता है। इस वजह से दैनिक दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। तो फादर स्वामी जो कि अभी जेल में बंद हैं, इन्होंने जेल अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट की कि मैं पार्किंसन डिजीज़ का शिकार हूँ, मुझे पानी पीने में दिक्कत आती है ग्लास से, तो मुझे सीपर और स्ट्रा प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रा जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, सीपर और स्ट्रा, ये चीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि मैं आसानी से पानी पी सकूं। अदरवाइज़ मुझे ग्लास पकड़ने में दिक्कत आती है, मेरा हाथ कांपता है। आरोप ये लग रहा है कि 20 दिनों से ज़्यादा का वक्त ले लिया गया जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा और एनआईए के द्वारा फादर स्वामी को सीपर एंड स्ट्रा प्रोवाइड करने में। और 20 दिनों बाद भी ये बोला गया कोर्ट को, एनआईए के द्वारा, कि हमारे पास सीपर एंड स्ट्रा नहीं है, हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। हालांकि देखो, ये एलिगेशंस हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। जैसे जेल अथॉरिटीज़ का कहना है ये गलत बात है, हमने सीपर एंड स्ट्रा प्रोवाइड किया था इनको। इवन ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि जेल अथॉरिटीज़ ने नहीं प्रोवाइड किया, जो इनके वकील हैं उन्होंने प्रोवाइड किया। मतलब कहने का ये है कुछ भी साफ नहीं है, अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अभी मामला 4 दिसंबर को कोर्ट के सामने आएगा। कोर्ट ये संज्ञान लेगी क्या जेल अथॉरिटीज़ को अलाउ किया जाए फादर स्वामी को सीपर एंड स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए। तो कुल मिला के कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ हैं। राइटर कहते हैं ये सब न्यूज़ आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर देखिए, मान लीजिए जेल अथॉरिटीज़ ने सीपर एंड स्ट्रा नहीं प्रोवाइड किया था फादर स्वामी को, तो ये ना सिर्फ डोमेस्टिक डिसेबिलिटी एक्ट बल्कि इंटरनेशनल डिसेबिलिटी कन्वेंशन और लॉज का उल्लंघन है। और अगर ये न्यूज़ सच है तो ये फादर स्वामी के फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है। राइटर कहते हैं देखो, वो लोग जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, उनको कई बार जेल से बाहर भी सामान्य जीवन जीने में दिक्कत आती है। और सोच के देखिए, प्रिजन्स जो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती हैं, 10 कैदियों की जगह है तो 500 भर रखे हैं, 500 तो थोड़ा ज़्यादा हो गए, 50 भर रखे हैं। इसके अलावा बेसिक एमिनिटीज़ का अभाव होता है जेलों में, तो वहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रहने में कितनी दिक्कत आएगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। शायद इसीलिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉज जो हैं वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि डिसेबल्ड प्रिजन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब बात की जाती है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। ये जो कन्वेंशन है उन सभी लोगों पर लागू होता है जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, इंक्लूडिंग जो जेल में हैं या फिर प्रिजनर्स हैं। इवन इंडिया भी सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और जो जो देश पार्टी हैं इस कन्वेंशन के, मतलब जिन देशों ने
इस कन्वेंशन को साइन किया है, ये कन्वेंशन उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाती है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि वो पर्सन जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं और जेलों में बंद हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए बाकी लोगों के, उनको रीजनेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए और इस कन्वेंशन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अचीव किया जाए, ऐसी एमिनिटीज डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों को दी जाए जो जेलों में बंद हैं। और देखो वो देश जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है, जो पार्टी हैं इस कन्वेंशन में, ये कन्वेंशन उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन ये डालती है कि आप ऐसे प्रिजनर्स जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उनको ऑक्सिलरी एड्स प्रोवाइड करोगे। ऑक्सिलरी एड्स मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल डिफरेंटली एबल्ड लोगों के द्वारा किया जाता है अपनी डिसेबिलिटी को अंडरमाइन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जिसको सुनने में परेशानी है तो ऐसी मशीन जिसको कान में लगा के उस पर्सन को ठीक से सुनाई देगा। तो यहाँ पर जो हियरिंग मशीन हुई वो क्या हुआ, वो हुआ ऑक्सिलरी एड। तो स्टेट जो है उन प्रिजनर्स को जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं ये सब ऑक्सिलरी एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपनी डेली लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट ढंग से जी सकें, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर देखो स्टेट ऐसा नहीं कर रहा है, वो प्रिजनर्स जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उनको ऑक्सिलरी एड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब कन्वेंशन के अंदर जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रिवेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी डिसेबिलिटी से पीड़ित पर्सन्स को बचाना है टॉर्चर से, क्रूल एंड ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट से, तो स्टेट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा देखो इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR, इस कोविनेंट का जो आर्टिकल 10 है वो भी डिसेबिलिटी राइट्स की बात करता है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे है नेल्सन मंडेला रूल्स। नेल्सन मंडेला रूल्स जिनको अप्रूव किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में एक रेजोल्यूशन की सहायता से। ये नेल्सन मंडेला रूल्स प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ये रूल्स बोलते हैं कि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को सभी रीजनेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करनी होगी डिफरेंटली एबल्ड लोगों को। इसके साथ साथ वो प्रिजनर्स जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी है या फिर किसी दूसरी तरह की डिसेबिलिटी है, उनको वो सारी एड्स प्रोवाइड की जाएंगी जिससे वो बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ व्यतीत कर सकें। तो अगर फादर स्वामी को सीपर एंड स्ट्रा नहीं प्रोवाइड किया गया है तो इन सभी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और रूल्स का उल्लंघन है ये। इसके बाद हमारे संविधान की बात की जाती है। आर्टिकल 14 जो है संविधान का वो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ से संबंधित है। इन दोनों का भी वायलेशन है फादर स्वामी को सीपर एंड स्ट्रा ना प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ देखो एक स्पेशल एक्ट भी है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट 2016 में आया था और ये जो एक्ट आया था वो CRPD कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए आया था। क्या नाम है इस कन्वेंशन का जो हमने सबसे पहले डिस्कस की, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसी कन्वेंशन में इंडिया सिग्नेटरी है, तो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इंडिया में ये एक्ट आया था 2016 का। नाम है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें वैसे देखो साफ साफ तो उन प्रिजनर्स के बारे में नहीं बोला गया है जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, बट चूंकि ये एक्ट CRPD कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए आया था और ये कन्वेंशन प्रिजनर विद डिसेबिलिटीज की बात करती है, तो इन एसेंस ये एक्ट जो है ये भी इनडायरेक्टली मांग करता है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको इनेबल बनाना जरूरी है ताकि वो डिग्निटी के साथ अपनी जो लाइफ है वो व्यतीत कर सकें। इसके बाद राइटर कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर पार्किंसन डिजीज को स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है और इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है पार्किंसन डिजीज का नाम। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो इंडियन लॉ ये मानता है कि जब तक कोई एक्यूज्ड दोषी साबित नहीं हो सकता तो वो इनोसेंट ही रहेगा। समझ गए? मतलब बेशक पुलिस ने FIR लॉन्च की है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक उस एक्यूज्ड को इनोसेंट ही माना जाएगा।
तो अभी फादर स्वामी पर अंतिम फैसला जो है वो नहीं आया है। इसका मतलब इंडियन लॉ के तहत उनको दोषी करार नहीं दिया गया है, वो अभी भी इनोसेंट हैं। ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि फाइनल फैसला कब आएगा। लेकिन अगर फाइनल फैसले में फादर स्वामी निर्दोष साबित होते हैं, बरी हो जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ को मीनवाइल जो नुकसान पहुंचेगा अभी प्रिजन में रहते हुए, वो इररिपेयरेबल होगा, उसे रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। लास्ट में एक कोट है जिसका इस्तेमाल आप एथिक्स में कर सकते हो। देखो, कोई भी सोसाइटी अमीर लोगों को, प्रिविलेज लोगों को कैसे ट्रीट करती है, इससे नहीं पता लगता कि सोसाइटी कितनी डिसेंट है। कोई भी सोसाइटी गरीब लोगों को, वल्नरेबल सेक्शंस को, माइनॉरिटीज़ को, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को कैसे ट्रीट करती है, उससे पता लगता है कि वो सोसाइटी कितनी ज़्यादा डिसेंट है, कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की, या फिर कंटेक्स्ट से पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखो, SCO को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। शुरुआत में 5 मेंबर्स थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। बाद में ज्वाइन किया गया था उज्बेकिस्तान ने। 2017 में 2 और देशों ने ज्वाइन किया, इंडिया और पाकिस्तान। अब SCO में टोटल मेंबर्स हैं 8। इसके अलावा 4 तो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। अगर देखो SCO के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी सभी जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हिस्सा लेते हैं, और वो जो बॉडी है सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की। इसके अलावा सेकंड हाईएस्ट बॉडी जो है SCO की वो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इन दोनों बॉडीज़ में डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, और हमारे देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल कौन है? हमारे देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से हर एक देश में हेड ऑफ स्टेट अलग होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल अलग होता है। तो ये हमने बात की बेसिक्स की। अभी हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में SCO की सेकंड हाईएस्ट बॉडी की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसको होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। सेकंड हाईएस्ट बॉडी है कौन सी? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इसका मीटिंग एक ऑर्गेनाइज हुई थी जिसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अब वैसे तो देखो, कायदे से जैसा हमने डिस्कस किया, हमारे देश में जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो है प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो हैं प्रधानमंत्री। लेकिन चाइना में और रशिया में जो प्रोटोकॉल हैं वो अलग हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के हेड प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसी वजह से ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने, इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हिस्सा नहीं लिया। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे थे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने इस समिट को संबोधित करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एम करते हुए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो आज के समय में बिगेस्ट चैलेंज है, ना सिर्फ SCO के सामने बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने। पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरफ इशारा करते हुए बोला कि डिस्प्यूटेड एरियाज में स्टेट टेररिज्म होता है। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव का इशारा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ था। इसके अलावा देखो, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई उसमें 66 पॉइंट्स थे। कौन कौन से 66 पॉइंट्स थे सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फोकस जो था वो इस बात पर था कि 2021-22 के लिए कोविड-19 की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या फिर फूड प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, उनको निपटने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, इस प्रकार के पॉइंट्स को शामिल किया गया जॉइंट स्टेटमेंट में, जो ये 66 पॉइंट्स थे। वैसे देखो, SCO की इस मीटिंग में और भी डिफरेंसेस देखने को मिले मेंबर कंट्रीज़ के बीच। जैसे SCO के बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ थे उन्होंने चाइना के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया, लेकिन इंडिया ने समर्थन नहीं किया। इवन वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी स्पीच में ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाने की बात कही। साफ तौर पर इशारा जो था वो चाइना की तरफ था।
हालांकि देखो, इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने टेररिज्म की जो बात बोली, दोनों की ही बातों को फाइनल स्टेटमेंट में नहीं शामिल किया गया। लास्ट में एससीओ के बारे में देखो ये कहा जाता है, करंट गवर्नमेंट ने यानी एनडीए की गवर्नमेंट ने एससीओ पर लगातार ध्यान दिया है, एससीओ की इंपॉर्टेंस को समझा है। एससीओ जिसे एशियन नाटो भी कहा जाता है। हालांकि एससीओ के मेंबर कंट्रीज के बीच कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है और एससीओ ऐसी कोई बात बोलता भी नहीं है कि मेंबर कंट्रीज के बीच सिक्योरिटी अलायंस किसी प्रकार का इस्टेब्लिश किया जाएगा जैसे नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच है। नाटो तो एक सिक्योरिटी अलायंस है ना, तो एससीओ को एशियन नाटो तो बोला जाता है, लेकिन एससीओ मेंबर कंट्रीज के ऊपर कोई सिक्योरिटी अलायंस की बाउंडेशन नहीं लगाता है। इंडिया की जो एंगेजमेंट है बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थोड़ी डाइल्यूट हुई है, यानी ठंडे बस्ते में चली गई हैं काफ़ी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका इंडिया मेंबर है, जैसे सार्क, BBIN, RCEP को भी फाइनली इंडिया ने नहीं साइन किया। तो एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत बना सकता है। इवन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से चाइना और पाकिस्तान, जिनके साथ इंडिया के डिफरेंसेस रहते हैं, इनके साथ डिफरेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश कर सकता है इंडिया एससीओ प्लेटफॉर्म की सहायता से। हालांकि देखो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए एक बार भी इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है पिछले 5 सालों में। वैसे तो इंडिया को मेंबर बने ही 3 साल हुए हैं, लेकिन आर्टिकल में 5 साल लिखा हुआ है। जबकि चाइना के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज जरूर किया गया है, क्योंकि देखो, जब भी एससीओ की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो उस मौके पर इंडिया और चाइना के लीडर आपस में मिलते हैं और अगर किसी इशू को लेकर टेंशन है तो उस टेंशन को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसी साल के शुरुआत में एससीओ समिट के दौरान राजनाथ सिंह और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी और टेंशंस को थोड़ा दूर करने की कोशिश की थी। कंक्लूजन में यही कहा जाता है, देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर आरोप ये लगता है कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के करीब जा रहा है, बट एससीओ जिसे एशियन का नाटो कहा जाता है, इसके साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा के इंडिया एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाता है कि देखो भाई, हम वेस्टर्न कंट्रीज के इतना ज़्यादा करीब नहीं जा रही हैं, हमारी जो दोस्ती है वो चाइना और रशिया के साथ भी है, हम इनके साथ भी एंगेज कर रहे हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म पर। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, एससीओ के बारे में चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया से संबंधित है। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब खेतों में मशीनों का इस्तेमाल। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 553 करोड़ रुपए स्टेट्स को एलोकेट किए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस मिशन का मकसद ये है एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना, यानी ये इंश्योर करना ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने खेतों में मशीनों का इस्तेमाल करें। देखो, अगर खेतों में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये सारे फायदे होते हैं। इनपुट का कम इस्तेमाल होता है, इनपुट जैसे पानी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का कम इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, लेबर कॉस्ट कम आती है, एग्रीकल्चर जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होता है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं फार्म मैकेनाइजेशन के। देखो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2050 से पहले हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 1.67 बिलियन। इतने लोगों का पेट भरने के लिए हर साल 333 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन होना जरूरी है। और अगर हमें इस लेवल का फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना है तो इसमें फार्म मैकेनाइजेशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 ने यह कहा था कि फार्म मैकेनाइजेशन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा लेना देना है, मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन है। जितना आप फार्म मैकेनाइजेशन को इंक्रीज करोगे, यानी ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होगा खेतों में, क्रॉप प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ेगी। और जैसा हमने डिस्कस किया, टाइम बचेगा किसान का, मजदूरी बचेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी और फसल के काटे जाने के बाद यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस होते हैं वो भी कम होगी
और फार्मर्स की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। ये सारे फायदे होंगे। लेकिन देखो, फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने में कुछ रुकावटें भी हैं। कौन कौन से इश्यूज हैं फार्म मैकेनाइजेशन में? सबसे पहला, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। देखो, खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे आते हैं और उनको मेंटेन करना महंगा पड़ता है, उनको ऑपरेट करना महंगा पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रैक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, खेतों में पहले के अपेक्षाकृत ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल तो ज़्यादा होने लगा है। पहले हर 150 हेक्टेयर में एक ट्रैक्टर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हर 30 हेक्टेयर लैंड के ऊपर एक ट्रैक्टर देखने को मिलता है। तो ट्रैक्टर तो इंक्रीज हुआ है, ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ी है, बट दूसरे जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए खेतों में वो फेनोमेनन इंक्रीज नहीं हुआ है। इसके बाद है इश्यूज इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। देखो, फार्म इक्विपमेंट्स की जो मार्केट है वो अनरेगुलेटेड है। ऐसा नहीं कि आपको मॉल में जाना है और फिक्स रेट है, जो कपड़े आप खरीदोगे या फिर दूसरा सामान आप खरीदोगे फिक्स रेट है, कोई मोल भाव नहीं होगा, ऐसा नहीं। काफ़ी इश्यूज आते हैं फार्मर्स को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, क्योंकि काफ़ी बार एक्सप्लॉयटेशन का जो खतरा है बना रहता है। इक्विपमेंट को ट्रेडर्स के द्वारा बहुत महंगा बेच दिया जाता है फार्मर्स को। नेक्स्ट है सब्सिडी इश्यू। देखो, वैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को मशीनों के परचेज करने पर, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ फंड एलोकेट कर देती है कि 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ इतना हम देंगे फार्म मैकेनाइजेशन के लिए। उसके बाद कुछ किसान जो हैं बच जाते हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिल पाती है। बहुत कम किसानों को सब्सिडी मिल पाती है एलोकेटेड बजट की सहायता से। नेक्स्ट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। देखो, हमारे देश में 86.2% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। इतना छोटा छोटा लैंड का टुकड़ा होगा तो उस पर मशीनों का इस्तेमाल मुश्किल होता है। नेक्स्ट है पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर मशीन अवेलेबल भी हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल भी हैं, तो उनका इस्तेमाल सेफ्टी के साथ नहीं किया जाता और जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की आवश्यकता होती है खेतों में इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंट पॉपुलेशन। देखो, हमारे देश में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50%, और एग्रीकल्चर हमारे देश की जीडीपी में 17 से लेकर 18% तक कंट्रीब्यूट करता है। अगर मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। या तो देखो, रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम हो और मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो। नेक्स्ट, कंसिडर्ड एज रिस्की एंड अनइकोनॉमिकल। देखो, फार्मर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती फार्म मशीनरी को परचेज करने से संबंधित। ऑपरेशंस चलाना उन इक्विपमेंट्स की सहायता से ये भी उनके लिए काफ़ी बार मुश्किल साबित होता है। तो इसलिए किसानों को लगता है कि मशीनरी परचेज करेंगे, पता नहीं मशीनरी यूज़फुल साबित होगी या नहीं होगी, रिस्की है, इसलिए नहीं परचेज करते हैं, मैनुअली काम चला लेंगे। तो इसके बाद सजेशंस दिए जाते हैं। ये तो हमने इश्यूज डिस्कस किए, अब सजेशंस की बात की जाती है। देखो, फ्रांस में खेतों में 99% मैकेनाइजेशन है। 54% जो मेट्रोपॉलिटन फ्रांस है वो एग्रीकल्चर के अंडर आता है, और फ्रांस के फार्मर्स यूरोपियन यूनियन की सब्सिडी पर डिपेंड करते हैं। मतलब आधी अपनी इनकम के लिए वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सब्सिडी पर डिपेंड करते हैं। ये हमने बात की फ्रांस के फार्मर्स की। और फ्रांस में एक्सपोर्ट भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड है, फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट करने पर। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं फ्रांस के फार्मर्स को मिलते हैं। इंडिया में हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां से कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर, ये सब चीज़ें किसानों के द्वारा किराए पर लिए जा सकें। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा किसानों का, तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स अपने आप बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स ला के देंगे किसानों को और बोलेंगे कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, कंपल्सरी डेमोन्स्ट्रेशन बाय फार्म मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर्स। देखो, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो किसानों को जागरूक करें मशीनरी के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है किसानों के द्वारा, ताकि किसानों में ज़्यादा जागरूकता या आए। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग। अगर देखो फार्म इक्विपमेंट्स की अच्छे से मार्केटिंग होगी तो किसानों को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी
और किसानों के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि हम फार्म मैकेनाइजेशन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग इन कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं जैसे SBI, HDFC, इनको लाया जा सकता है कि भैया आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए ताकि वो फार्म इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकें। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनीज आती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में, तो उनका भी ये दायित्व बनता है वो किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, किसानों को इनेबल बनाएं ताकि वो ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट्स परचेज कर सकें जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है खेती को आसान बनाने में। नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट्स। देखो जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के हिसाब से होने चाहिए। इससे किसानों का जो ट्रस्ट है फार्म इक्विपमेंट्स में और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। लास्ट में है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो एक किसान अगर किसी इक्विपमेंट को नहीं परचेज कर पाता है, उसके लिए महंगा पड़ता है, लेकिन काफ़ी सारे किसान मिलके कोऑपरेटिव यूनियन बनाते हैं तो वो काफ़ी सारे किसान मिलके फार्म इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हैं और बारी बारी से उन फार्म इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। वैल्यूज़ हैं क्या? देखो बिल्कुल आसान शब्दों में बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब देखो कोई इंडिविजुअल, राम सिंह ये बोलता है कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी ये मेरी वैल्यूज़ हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है राम सिंह इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, वैल्यूज़ आर प्रेफरेंसेस। वैल्यू मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपकी प्रेफरेंस है, उसके साथ आप आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो ऑनेस्टी आपकी वैल्यू है, तो फिर लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए बोलता है या फिर गलत तरीके से मार्क्स गेन करने के लिए बोलता है, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए ऑनेस्टी एक वैल्यू है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लोगे जो कि आपकी वैल्यू के अगेंस्ट हो, यानी आपकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट हो, यानी आप जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो उसके अगेंस्ट हो। तो ये आपने आसान शब्दों में समझ लिया कि वैल्यूज़ हैं क्या। अब देखो पेपर में आपको लिखना हो तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। वैल्यूज़ इंप्लाई प्रेफरेंसेस। वैल्यूज़ आर बिलीव्स हेल्ड बाय पीपल डेट गाइड देम टुवर्ड्स डिजायरेबल बिहेवियर। जैसे देखो आपका ये मानना है कि हमेशा लाइफ में सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपकी ये मान्यता है। बिलीव्स मतलब मान्यता। तो उसके बाद आपकी मान्यता आपको गाइड करेगी डिजायरेबल बिहेवियर को अटेन करने में। जैसे लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आएगी आप सच ही बोलोगे, आप इस प्रकार से बिहेव करोगे लाइफ में कि आपकी हर कही हुई बात जो है वो आपके अनुसार सच हो। वैल्यूज़ के बारे में देखो ऐसा भी कहा जाता है कि ये किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में लाइट हाउस की तरह होती हैं। जैसे देखो एक नेविगेटर मैप की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे जाना कहाँ है, उसी प्रकार से किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ उसे हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में कि लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने हैं। किसी पर्सन की वैल्यूज़ हैं ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव, कंपैशन, तो फिर वो उसी प्रकार से बिहेव करेगा, उसी प्रकार से डिसीजंस लेगा। यानी वैल्यूज़ बिहेवियर को गाइड करती हैं। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। एथिक्स भी तो बिहेवियर को गाइड करते हैं ना, और हम बात कर रहे हैं वैल्यूज़ भी बिहेवियर को गाइड करती हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो है। पहले आप मुझे ये बताइए एथिक्स की डेफिनेशन क्या है। एथिक्स की सिंपल डेफिनेशन ये है मोरल स्टैंडर्ड्स जिनको सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और उसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि ह्यूमन एक्शन राइट है या फिर रोंग है। जबकि वैल्यूज़ का मतलब क्या है? वैल्यूज़ मतलब प्रेफरेंसेस। वैल्यूज़ हमें ये बताती हैं, किसी इंडिविजुअल की वैल्यू हमें ये बताती है कि उस इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस तो देखो यही है, जहाँ एथिक्स एक तरफ जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हैं
मतलब ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स जिनको सोसाइटी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया है। जबकि वैल्यू दूसरी तरफ ये बताती है किसी इंडिविजुअल के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो कहने का एसेंस क्या निकला? कहने का एसेंस ये निकला, वैल्यू होती है इंडिविजुअल लेवल पे, जबकि एथिक्स होते हैं बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर सोसाइटल लेवल पे। दूसरा डिफरेंस, एथिक्स जहां देखो एक तरफ मोरालिटी से संबंधित क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे एथिक्स मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कौन सा ह्यूमन एक्शन गलत है या फिर सही है। सही गलत की बात हम करते हैं ना एथिक्स में, लेकिन क्या वैल्यूज में हम सही गलत की बात करते हैं? नहीं करते। अब किसी के लिए पैसा कमाना भी तो एक वैल्यू हो सकती है ना, किसी भी कीमत पर। वो पैसा कमाने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं, हम सही गलत की बात नहीं करते हैं। वैल्यूज हमें सिर्फ ये बताती है कि उस पर्सन के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। जो एथिक्स होते हैं सोसाइटी में सबके लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि एथिक्स आर जनरली एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स इन ए सोसाइटी, तो ये तो सबके लिए कॉमन होंगे ना। लेकिन वैल्यूज सबके लिए कॉमन नहीं होती। वैल्यूज वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। किसी चीज़ के लिए जस्टिस वैल्यूएबल हो सकता है, कंपैशन वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे, उसके लिए ऑनेस्टी, जस्टिस, इन सब चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट डिफरेंस, एथिक्स देखो प्रोफेशनल सेटअप में भी आती हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया मीडिया एथिक्स, मेडिकल एथिक्स। लेकिन वैल्यूज जो होती हैं वो पर्सन के पर्सनल एस्पेक्ट से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, ये तीसरे पॉइंट से मिलता जुलता है। देखो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। मान लीजिए ओनली आईएएस का ऑफिस है, तो ओनली आईएएस में जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए कॉमन होंगे ना। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। ओनली आईएएस ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स कुछ अलग हो सकते हैं, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स सबके लिए सेम होंगे। लेकिन जैसा आपको पता है, क्योंकि हमने अभी तो बहुत बार डिस्कस कर चुका है, हम वैल्यूज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। किसी इंडिविजुअल के लिए वैल्यू कुछ हो सकती है, दूसरे इंडिविजुअल के लिए वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। तो काइंड ऑफ वैसे 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन आपस में मिलते जुलते पॉइंट हैं। मतलब 1-2 पॉइंट तो ऐसे हैं कि सेम बात को घुमा फिरा के फिर से लिख दिया गया है। तो ये हमने एथिक्स और वैल्यू के बीच में डिफरेंस समझा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूज़ लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ को सेट करती हैं। जैसे आपकी प्रायोरिटी है माता पिता को खुश रखना, पेरेंट्स को खुश रखना, तो आपके जो एक्शंस होंगे वो इसी तरफ केंद्रित होंगे। आप ऐसी चीज़ें करोगे जैसे आपके माता पिता खुश रहें। तो आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करती हैं वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट, वैल्यूज़ हमें बताती हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस किया। मान लीजिए आपको मौका मिलता है गलत तरीके से पैसा कमाने का, लेकिन आपकी वैल्यू है ऑनेस्टी, ट्रूथ, तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे, आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाओगे, बेशक आपको पैसों की जरूरत हो। तो वैल्यूज़ आपको बताती हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। वैल्यूज़ आपको डिसीजन लेने में सहायता करती हैं। कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो, डायलेमा आए, तो फिर आपको आपकी वैल्यूज़ पता हैं, प्रेफरेंसेस पता हैं, तो उस समय आप आसानी से उन प्रेफरेंसेस के बेस पर डिसीजन ले सकते हो। वैल्यू से हमें यह पता लगता है कि कोई इंडिविजुअल कैसा है। मान लीजिए ए इंडिविजुअल है, वो इन वैल्यूज़ पे फोकस रखता है, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी, फोर्टिट्यूड, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कुछ वैल्यूज़ के बारे में, इंटीग्रिटी। तो हमें पता लग जाएगा कि ये ए इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का बंदा है। और मान लीजिए कमिटमेंट,
वो वाले लोग होते हैं ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो हमें पता लग जाता है कि ये बंदा किस तरह का है, क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि उस बंदे के लिए कमिटमेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर हमें किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ के बारे में पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो किस तरह का इंडिविजुअल है। सबसे लास्ट में, वैल्यूज़ हेल्प अस टू एडजस्ट इन एटमॉस्फेयर। देखो, आप किसी जगह पर जाते हो, आप देखते हो दूसरे लोग कैसे हैं। मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हो, या फिर शादी छोड़िए, आप किसी क्लासरूम में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो कुछ दिनों तक तो आप देखते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ में, उनसे मिलते जुलते लोग कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मिलती जुलती हैं। तो फिर अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनके साथ दोस्ती करते हो, उसी प्रकार से आप उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। समझ गए? कहीं पर भी आप जाते हो तो आप उन लोगों के साथ में घुल मिल जाते हो आसानी से जिनकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज से मिलती जुलती हैं। अब आपको सच बोलना पसंद है, अब आप ऐसे लोगों से तो नहीं दोस्ती करना चाहोगे ना जो बात बात में झूठ बोलते हों। समझ गए? तो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में मदद करती हैं वैल्यूज़। इस प्रकार से हमने वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये जन्मजात होती हैं या फिर बाद में इन्हें हम अडोप्ट करते हैं? मतलब जन्म के साथ ही ये वैल्यूज़ आती हैं या फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, कैसी परवरिश मिली है, कैसे दोस्त हैं, कैसे माँ बाप हैं, कैसा स्कूल है, कैसी सोसाइटी है, उस बात पर डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ कैसी हैं। इसका आंसर देखो ये है, वैल्यूज़ जन्मजात भी होती हैं, यानी कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर देखो कुछ वैल्यूज़ जेनेटिक होती हैं बचपन से ही, मतलब उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला लेकिन फिर भी उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ वैल्यूज़ इनकलकेट भी होती हैं, यानी समय के अनुसार किसी भी इंडिविजुअल में कुछ वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं, इनकलकेट की जा सकती हैं। तो समाज में वैल्यूज़ इनकलकेशन का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स को प्रेरित किया जाए कुछ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए, जैसे सरदार भगत सिंह जैसे दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हम चाहते हैं ऐसी वैल्यूज़ हमारे बच्चों में भी होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि उन बच्चों में ऐसी वैल्यूज़ हम इनकलकेट करें, डालें, ताकि वो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की तरह बन सकें, मतलब समाज में जो महान लोग हुए हैं उनकी तरह बन सकें। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज़ को इनकलकेट करना क्यों ज़रूरी है, देखो आपको इनकलकेट वर्ड में तो कोई परेशानी नहीं है ना। इनकलकेट वर्ड का हिंदी में मतलब होता है मन में बिठाना, मस्तिष्क में बिठाना। अगर हम बोलें कि किसी पर्सन में हमें ऑनेस्टी को इनकलकेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्सन में ये डालना चाहते हैं कि ऑनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसके लिए ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। ये मतलब होता है इनकलकेट का। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज इनकलकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 5 पॉइंट्स तो देखो आप सीधा सीधा ये लिख दीजिएगा वैल्यूज की इंपॉर्टेंस से संबंधित, कि वैल्यूज लाइफ में प्रायोरिटी सेट करती हैं, वैल्यूज बताती हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि चाइल्ड लेवल पर वैल्यूज को इनकलकेट करना आसान होता है, बाद में मुश्किल हो जाता है। और लास्ट बात आप ये लिखोगे कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है वैल्यूज इनकलकेट करके, मतलब बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।